आज आपके सवाल हम लेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप फटाफट हमें ट्विटर पे सवाल भेजते रहिए और जो भी आपके मन में होगा इक्विटी से रिलेटेड उन सब के हम आप जवाब देंगे। और आज हमारे मेहमान हैं मानस जायसवाल, उनसे हम सारे सवालों के जवाब लेंगे जो भी आपके मन में हो। स्क्रीन पे आपके ट्विटर का हैंडल लिखा हुआ है, फटाफट आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक क्विक चेक पहले मार्केट पे लेते हैं। मानस जी, स्वागत है आपका। 178 पॉइंट नीचे निफ्टी और 453 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। पहले तो इंडेक्स पे क्या राय बनती है? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, करेक्शन देखने को मिला है और एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था, अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो 20,050 के आसपास था। उसके नीचे मॉर्निंग में ही निफ्टी फिसल गया और फिर वहां पर जो बाउंस बैक देखने को मिला उसमें भी दबाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक शायद करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 19,800 के आसपास है, उसको कोशिश कर सकता है निफ्टी टेस्ट करने के लिए। तो इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी है। आपको दो स्तर ध्यान रखने हैं। अगर 19,800 के आसपास आए और वहां पर सपोर्ट ले, तब आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है 19,700 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो निफ्टी का अभी भी बहुत पॉजिटिव है। और मेरा अभी भी समझना है कि 20,300 के स्तर आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करेंगे या तो ब्रेकआउट पे। अब अगर 20,050 के ऊपर निकले निफ्टी, तब फिर खरीदारी की जा सकती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 19,800 के आसपास बाय करना, तो इस समय फिलहाल मतलब वेट एंड वॉच वाले मोड में रखें क्या? करना बेहतर है। देखिए, यहाँ पर आंख बंद करके ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि गिरावट जब देखने को मिली है तो उसके बाद हमने इंटरडे सेशन में एक पुल बैक देखा है, लेकिन वहां पर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया है। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और क्लियरिटी पे ही खरीदारी करनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक में क्या करना चाहिए? क्या मौके का फायदा उठा के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदारी करें? सॉरी। एचडीएफसी बैंक में क्या इन्वेस्टर्स को मौके का फायदा उठाना चाहिए? देखिए, ये जो गिरावट हमने आज मार्केट में देखी, उसका सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन जो है एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला है। और एचडीएफसी बैंक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अब देखिए नीरज जी, एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर ये 1550 के नीचे गया, तब एक नई मंदी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद आपको 1500 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी, चाहे वो निवेश का नजरिया हो, चाहे ट्रेडिंग का नजरिया हो। और स्पेशली जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, तब तो आपको निवेश के नजरिए से भी चांस नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए वेट करिए। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन गलती से बना रखी है, तो 1550 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, तो फिलहाल इसको थोड़ा सा दूर रहिए भी। एचडीएफसी बैंक से कुछ लेवल्स देखने पड़ेंगे, सेटल हो जाएं तो फिर उसमें ये काम करना चाहिए। ओके, चलिए अब सवाल लेना शुरू करते हैं। आशीष कुमार का सवाल लेते हैं। सबसे पहले नोएडा से है ये, और इनका सवाल है नोसिल पर। 3300 शेयर्स हैं इनके पास, 233 का एवरेज प्राइस है। मानस जी, नोसिल। देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का इनवर्स हेड पैटर्न का वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन इससे कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया है। तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 275 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और 225 जो कि 200 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, टीसीएस अगर 3750 पे किसी ने लिए हो, करंट अफेयर्स का इनका हैंडल है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, टीसीएस में भी अगर किसी ने पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पर भी आई थिंक पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा लेवल ब्रेक हुआ है, जो कि 3550 के आसपास का था। अब अगर हमें इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे, तो वो 3900 3950 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी 300 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है टीसीएस में, और स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में दिखता है। इसलिए हर गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पोजीशन ट्रेडर है और अपने टारगेट 3950 के आसपास रखना चाहते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस 3450 का रखना पड़ेगा। ओके, नीरज है, उनका ये सवाल है कि उन्होंने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के 50 शेयर्स ले रखे हैं 850 के प्राइस पर, क्या करेंगे? 850 के प्राइस पे अगर पोजीशन बना के रखिए, तो आप अभी भी बने रह सकते हैं। देखिए, पिछले 5 सेशन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो गिरावट के बावजूद 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। और एक प्राइस सपोर्ट 770 के आसपास है। इसलिए 770 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वहां पर कोई चेंज नहीं दिख रहा है अभी तक। तो 770 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ये 865 के ऊपर निकलेगा, तो आपको वापस 950 और 1000 के स्तर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 865 के ऊपर गया तो फिर 900 से ऊपर के लक्ष्य दिखेंगे। सरोज कुमार तिवारी ने लॉरस लैब पे सवाल पूछा। इन्होंने क्या लिखा है कि इनके पास 200 शेयर्स हैं लॉरस लैब के, और 370 के प्राइस पे इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए इनको?
देखिए 370 के प्राइस पे खरीदा है तो उसके बारे में ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं स्टॉक को। और अभी मेरी राय में भी यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब गिरावट देखने को मिली थी, एक डीप क्रैक देखने को मिला था, तभी भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। और अभी भी मेरा समझना है कि जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ना जाए, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो 375 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 405 से 410 का रेंज ब्रेक करेगा, तब नए मूव में आपको 450 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, देहरादून से रवींद्र सिंह जी ने सवाल भेजा है, पिरामल फार्मा 130 पर उन्होंने खरीदा है, चार्ट दिखा 130 का भाव उसमें अभी हाल फिलहाल में गया था क्या? 500 शेयर उन्होंने ले रखे हैं, क्योंकि ये जब अलग हुआ था उसके बाद काफ़ी गिर के 70 रुपये तक गया था, फिर वहाँ से रिकवरी आई है। थोड़ा बड़ा चार्ट है सर्वेन जी, मानस जी, 130 पर पिरामल फार्मा। तो देखिए पिरामल फार्मा में भी आई थिंक अभी बने रहना चाहिए। और क्योंकि कंसोलिडेशन है, अगर आप रेंज देखेंगे तो ऊपर की तरफ 108 रुपए पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 95 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो जब तक 95 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके नीचे स्टॉक ना जाए, ये कहना है कि स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा जल्दी होगा। तो आई थिंक 94 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर ये 108 110 के ऊपर निकलेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद आपको 130 से 135 रुपए तक की रेंज देखने को मिल सकती है। ओके, डिफेंस बहुत चल रहा है आजकल, तो मयंक सराफ ने पोजीशन ली है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज में, 5000 शेयर 120 पे ले लिए। तो इनका सवाल इस पे नहीं है करंट पोजीशन में, इनका सवाल है क्या मैं और ऐड करूं, और 2 साल का नजरिया है, तो करंट प्राइस पे ऐड करना चाहिए क्या? देखिए अगर आप निवेशक हैं तो आप करंट प्राइस पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो वो बेहतरीन लगते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1250 सबसे पहले, और अगर 1250 के लेवल्स ब्रेक हो, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, तब आपको अगर 1 साल का टाइम फ्रेम होगा तो आपको शायद 1350 और 1400 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो निवेशक के तौर पे आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, 940 का स्टॉप लॉस है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 सरकारी कंपनी, एक डिफेंस रिलेटेड है और एक ऑयल से रिलेटेड है, इंजीनियर्स इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ललित जी ने बड़ी क्वांटिटी ले ली बीईएल में 9200 शेयर्स 136.83 पर, और इंजीनियर्स इंडिया के 10,000 शेयर 142.69 पर। दोनों शेयर एकदम टॉप पे जाके खरीदे हैं इन्होंने। देखिए इंजीनियर्स, मैं एक्चुअली स्टॉक का एक मिनट चार्ट निकाल लेता हूँ। तब तक बीएल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बीएल का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है नीरज जी। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है लगातार। मेरा समझना है कि जब तक 130 रुपए के ऊपर बना रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 145 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो आपको 175 रुपए तक के ट्रेड भाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए बीएल में आप बने रह सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया के मेरे मैच ईआईएल लिखे तो आएगा। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ नीरज जी, मैं भी वही ट्राई कर रहा था। अच्छा ओके ठीक ठीक है, है, मिल गया मिल गया। तो देखिए इंजीनियर्स इंडिया की जहां तक बात है, यहाँ पर मेरे ख्याल से पिछले करीब 2 मंथ में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऊपर की तरफ 160 165 पे रेजिस्टेंस है, उसी के साथ नीचे की तरफ 140 पे सपोर्ट भी दिखता है। इसलिए 140 रुपए के सपोर्ट से आप स्टॉक में बने रहिए। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको भाव तो शायद 200 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो जो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए 140 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक। 140 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मनीषा कर्माकर ने एनी व्यू सजेशंस ऑन सेल जीमेल, मेरे ख्याल में गेल होगा ये, सेल गेल एंड ग्रेफाइट। सेल और गेल में बताइए आप, सेल और गेल में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए गेल का भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लगता है, और ब्रेकआउट हमने 115 रुपए के ऊपर मीडियम टर्म चार्ट में देख लिया। अब एक हर्डल है 130 रुपए के आसपास, पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए मेरा समझना है कि शायद 130 के लेवल्स को ब्रेक करेगा स्टॉक और 145 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 118 रुपए के स्टॉप लॉस से आप गेल में बने रहिए। दूसरा स्टॉक आपने सेल बताया, राइट? सेल, हाँ। देखिए सेल में भी, मेटल में भी मेरा तो आउटलुक काफी पॉजिटिव है मेटल में। और मेरा समझना है कि 6 से 8 महीने का जो टाइम होगा, वो शायद मेटल के लिए काफी बेहतर हो सकता है। और बहुत सारे स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं, और उन्हीं में से सेल भी है, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेंगे, जिसके टारगेट 115 रुपए के आसपास के आते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे 87 रुपीज के स्टॉप लॉस से सेल में भी आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, मानस जी, एक जेनरिक सवाल है लेकिन उससे कई सारे सवाल हल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग रेलवे स्टॉक्स के सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने आरवीएनएल पे, राइट्स पे, इरकॉन पे, आईआरएफसी पे। क्या करना चाहिए इसमें? रेलवे स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेज़ी बनी है,
सारे लोगों ने, जो लोगों को पहले इन्वेस्ट किया उनका तो पैसा डबल ट्रिपल हुआ है। तो जी। इन जनरल रेलवे स्टॉक्स में आपकी राय क्या है इस समय? देखिए, अगर हम बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके जिनके नए टारगेट देना बहुत मुश्किल है नीरज जी, क्योंकि काफी ऊपर निकल गए हैं। जो पिछले हाईस थे उसके ऊपर निकल गए हैं, जो जो हम लोग ने टारगेट प्रेडिक्ट किए थे उनके भी काफी ऊपर निकल गए हैं। लेकिन एक बेसिक सी चीज याद रखें, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करते रहे, आई थिंक आपको इस रैली को राइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप राइड नहीं करेंगे तो तब शायद आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा और फिर से एक नया हाई बनते हुए दिखेगा। तो उसमें आप जो रैली है उसको मिस कर जाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज याद रखिए, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिले तो वहां कॉशियस हो जाइए, और कभी भी प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। ओके, ये है राय। अच्छा, कई लोग इसमें आरआर काबिल पे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि अभी आज ही तो उसकी लिस्ट हुई है, उस पर चार्ट भी नहीं बना होगा, तो मानस जी के लिए ये बड़ा मुश्किल है सवाल की कैसे उसको राय दी है। तो आपको किसी दूसरे शो में हम लोग रखेंगे जहाँ पे फंडामेंटल राय हो। आज 11% अभी ऊपर दिखा रहा है, अच्छी लिस्टिंग हुई है इसकी, लेकिन इसकी राय यहाँ पे इस शो में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि चार्ट पे कोई चीज़ दिखेगी नहीं इस पर। दिनेश्वर पॉल का सवाल है, आईसीआईसी बैंक की 990 वाले स्ट्राइक प्राइस पर इन्होंने कॉल लिया है 15 रुपए की, क्या करें ये? तो देखिए, जो दूसरे प्राइवेट बैंकिंग है, स्पेशली मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, वहां पे बिल्कुल ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट लेवल्स ब्रीच ब्रीच हो चुके हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बना है। आईसीआईसीआई बैंक का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश बना हुआ है। 20 डे और 20 वीक दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन है, रैली देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन आपने 990 वाला लिया है वहां पर आप बने रहिए। 13 रुपए के आसपास के उस ऑप्शन के भाव चल रहे हैं। आई थिंक उस ऑप्शन में आप बने रह सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 9 रुपए 90 पैसे के आप इस ऑप्शन में लगा के रखिए। आई थिंक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी खासी रैली, करीब करीब 100 रुपए की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो चांस लीजिए, 9 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में बने रहिए और अपने टारगेट 25 से 30 रुपए की रेंज में सेट करिए। ओके, 990 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और लक्ष्य चाहिए। कुछ दिन बाद ये ब्रेकआउट होता है तो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ध्यान रखिएगा, वो करिएगा। तरुण भवनानी ने वरुण बेवरेजेस के शेयर खरीद लिए 50, एवरेज प्राइस है इनका 916। एक साल के नजरिए चाहते हैं, एक साल तक रखें इसको क्या? एक साल के नजरिए से आई थिंक स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो एक ब्रेकआउट प्राइस ब्रेकआउट हमें 850 860 की रेंज में देखने को मिला था, जिसके टारगेट 1000 रुपए के आसपास के आते हैं। तो नीरज जी बिल्कुल बने रहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन है। तो 890 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 940 रुपए के ऊपर आपको 1000 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ऐसा इस स्टॉक का पावर सेक्टर से बड़ा गहरा संबंध है, किसी दिन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे जैसे पावर कंजम्पशन बढ़ेगा वरुण बेवरेजेस में तेजी आएगी, बाकी किसी दिन करेंगे। खैर, जगप्रवेश यादव जी ने रिलायंस के 2420 की कॉल ली है 35 रुपए पर, आज मॉर्निंग में की थी, प्लीज सजेस्ट। आज सुबह लिया इन्होंने 2420 की कॉल। ओके, तो देखिए, आज आप जो स्टार्टिंग थी मार्केट की उसमें एक डिप देखने को मिला रिलायंस की। लेकिन देखिए, पॉइंट ये है कि उस डिप में 200 डे मूविंग एवरेज को जस्ट स्टॉक ने टेस्ट किया और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। तो अब आज का जो लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रिलायंस के लिए, और जब तक अब ये लो ब्रेक ना हो आपको रिलायंस में मंदी नहीं करनी है। तो आप अपने ऑप्शन में, जो कि 24/20 वाला ऑप्शन है, आप उसमें बने रह सकते हैं। कॉल ऑप्शन में आप बने रह सकते हैं। 21 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां स्टॉप लॉस 15 रुपए का लगाइए। और अगर रिलायंस में रिकवरी देखने को मिलेगी तो आपको शायद यहाँ पर एक अच्छा खासा 50-60 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस 15 रुपए का जरूर लगाइए इस ऑप्शन में। ओके, और इसके लिए आपको डिस्क्लोजर भी दे दूँ कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसकी होल्डिंग नहीं की है, तो आप किसी और से भी एक राय ज़रूर ले लीजिएगा। जायद मोहम्मद ने लेमन ट्री खरीद लिए 550 शेयर्स 93 पर, एकदम अभी उनको तो हाल फिलहाल की बाई है इनकी, हालांकि अभी काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा इनको। एक साल के लिए होल्ड करेंगे? लेमन ट्री काफ़ी आजकल फैंसी है स्टॉक की। तो देखिए, बिल्कुल होटल स्टॉक्स चार्ट पे किसी भी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, हर नजरिए से नीरज जी चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। और लेमन ट्री भी उन्हीं में से एक है, जहां पर हमने 102 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखा था, जिसके टारगेट 150 160 रुपए के आसपास के आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए, और 99 रुपीज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
ओके, एक एक क्वेश्चन क्विकली और लेते हैं। बैंको प्रोडक्ट्स पर है, विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं 226 शेयर है 516 के भाव पर, बने रहे या स्विच कर जाएं किसी और शेयर में? बैंको इंडिया की राइट आपने बात की, 460 थी, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। एक बड़ी रैली देखी है, 180 से लेकर 540 तक की रैली थी, लेकिन अब स्टॉक लगातार 220 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए एक बार यहाँ पर पोजीशन से निकले तो बेहतर रहेगा। और अब फ्रेश खरीदारी केवल 500 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, ये राय बन रही है बैंको प्रोडक्ट में हमें देखने को मिल रही है। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और आगे आपको एक टाइप और कनेक्शंस को लेकर एक जॉइंट वेंचर किया है। JHESL नाम से हुए इस जेवी ने नासिक प्लांट में ट्रायल आधार पर कामकाज शुरू कर दिया है। नए जेवी पर जिंदल सौ और हंटिंग एनर्जी के मैनेजमेंट से बातचीत की हमारे संवाददाता शिवम पाठक ने। आइए सुनते हैं। एज अ पाइप मैन्युफैक्चरर जिंदल सौ दुनिया की टॉप पाइप मैन्युफैक्चरर में है। हंटिंग सर्विसेज, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, प्रीमियम कनेक्शन टेक्नोलॉजी का, ये दुनिया के फिर नामी गिरामी 1 या 2 में इनका नाम आता है। अब हम दोनों के इकट्ठे होने से ये सारे प्रीमियम कनेक्शंस अब हम हिंदुस्तान में बना पाएंगे जो अभी तक इंपोर्ट हुए थे। तो ये OCTG मतलब डाउन होल, जब भी जो गैस के या ऑयल के जो पाइपलाइन होते हैं उसमें जो भी ट्यूबुलर प्रोडक्ट नीचे जाते हैं उसमें जो कनेक्शन है उसकी ये टेक्नोलॉजी है। अभी तक ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, तो ये एक बहुत अहम कदम है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का। हमारे साथ हंटिंग एनर्जी सर्विसेज से मिस्टर डैनियल भी हैं। डैनियल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट for talking to CNBC Awaaz and welcome to India as well. My first question to you would be, like, initially you was manufacturing in China within your unit, and then you are exporting to India. Why there is a need to had a JV with a company like Jindal Group over here in India? India, the government is trying to push for made in India. We are fully supportive of this because India is a growing economy. They just overtaken China as the most populous nation. The GDP is going to grow, at a tremendous pace. High rising young consumers spending and all that. You need energy, and we are here because we found the right partner for us. Found a good partner for us. They make the mill, they make the pipes. They make the pipes just beside us. It's an integrated supply chain. They make the pipes. They do the threading. We do the premium. We bring the best technology to the country. For domestic market, yes, in the beginning, but as I've said just now, from Mumbai. We have access to the Middle East market. It's the gateway to the Middle East and Africa market. क्या आपको लगता है कि ये जेवी जो आपने की है, ये भारत की डिपेंडेंस जो है बाहरी देशों पर या चाइना या US या अन्य देशों के ऊपर, उस डिपेंडेंस को कम करने में सहायक होगी? बिल्कुल। OCTG प्रीमियम कनेक्शन जिसमें ये है, अब हम हिंदुस्तान की हर रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएंगे, हर साइज़ में, हर ग्रेड में, एंड इतनी कैपेसिटी हमारे पास है कि हर क्लाइंट को हम बिल्कुल सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो अपना OCTG सेक्टर के प्रीमियम कनेक्शन का तो हम पूरा हिंदुस्तान का मार्केट बिल्कुल सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसके ऊपर हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी देख रहे हैं, जिससे कि हम वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज अपने देश के लिए ला पाएंगे। we should be in a commercial production and we should be in business probably towards the end of this year or early next year. And वो commercial production कब तक शुरू होने की मैं बताया maybe end of this year or early next year. तब तक ये सारे ट्रायल पूरे हो जाएंगे, इनकी क्वालिटी चेक हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये था जिंदल सौ के एक जॉइंट वेंचर पे बातचीत शिवम ने की, और उनको उम्मीद है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और देश को भी फ़ायदा होगा। जिंदल सौ का स्टॉक भी आपने देखा, लेकिन नज़र इस समय सिर्फ HDFC बैंक और RIL पे। HDFC बैंक 3.66% डाउन, लगभग 60 रुपये 1573 पर ट्रेड करा है। और आज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। JK सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल सेक्टर में भी आज अच्छा खासा दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और लगातार प्रेशर ऊपरी स्तरों से मार्केट पे बना हुआ है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी बहुत ख़राब नहीं है, 1:1.6 आप कह सकते हैं, एक के सामने 1.5 के आसपास की बात है, लेकिन मार्केट पे प्रेशर डेफिनेटली ऊपरी स्तरों पे बनता हुआ दिख रहा है।
कुछ एक छोटे मोटे फाइनेंशियल सेक्टर में आप कह सकते हैं कि मामूली सी तेजी है, M&M फाइनेंशियल, AU स्मॉल, IDFC फर्स्ट बैंक जैसे में, लेकिन लार्जली मार्केट में हायर लेवल पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।